स्वागत एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और ये इंडिया अलायंस की कहानी उलझती क्यों जा रही है। 15 दिन के बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, बहुत बड़ी बैठक, तीसरी बैठक, पटना बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई में। लेकिन इस बैठक से पहले महाराष्ट्र में जहां बैठक हो रही है, वहीं के इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच में जबरदस्त अविश्वास है, शक, भ्रम। कांग्रेस पार्टी अब यह कह रही है कि शरद पवार अपना रुख क्लियर करें, स्टैंड क्लियर करें, बार बार अजीत पवार से क्यों मिलते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि अजीत पवार ने बीजेपी के कहने पर शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता विजय वडेट्टीवार, ये नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार से यह कहा कि जब तक शरद पवार को एनडीए में नहीं लाते तब तक तुम्हें हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये सारी बातें कह रही है, यही बातें दोहरा रहे हैं शिवसेना के नेता भी। अब जब शरद पवार इस मुलाकात पर सफाई दे चुके, कह चुके कि पारिवारिक मुलाकात थी, भाई मेरा भतीजा है, मैं अपने परिवार में सबके लिए पिता तुल्य हूं, तो उससे मुलाकात को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों शक कर रहे हैं शरद पवार पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई खिचड़ी पक रही है। विजय वडेट्टीवार का बयान आप सुनिए, खुद समझ जाएंगे। अजितदादा वारंवार का शरद पवार साहेबांना भेटतात, तर दोन पक्ष फुटल्यानंतर सुद्धा भाजपाची परिस्थिती सुधरत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना शरद पवारांच्या जे मॉस लीडर आहेत त्यांच्या मागे जनाधार आहे, अशा नेत्यांची मदत मिळाल्याशिवाय त्यांचा लोकसभेतील आकडा वाढू शकत नाही। त्यामुळे त्यांच्या मागे लागलेत। आणि दुसरं कारण असं आहे की नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही। तो एक के बाद एक कहानी, एक के बाद एक थ्योरी आपको महाराष्ट्र की सियासत पर सुनने को मिल रही है। कितने लोग मुख्यमंत्री बनेंगे भाई? देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, और जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या करेंगे? जी सौरभ, सबसे पहले तो अजीत पवार की मुख्यमंत्री बनने की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी है। आप तय मान सकते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बीजेपी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि उनको हटाकर और अजीत पवार को सीएम बना दिया जाए। हाँ, अजीत पवार अगर ये नैरेटिव चलाते हैं, एनसीपी के तरफ से ये नैरेटिव चलाई जाती है, तो उनको ये फ़ायदा रहेगा कि एनसीपी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अगर ये नैरेटिव चलाती है या उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव चलाते हैं, तो शरद पवार के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल होंगे। तो उन लोगों को सूट करता है। बीजेपी की ऐसी कोई रणनीति नहीं है। लेकिन बीजेपी की दूसरी रणनीति की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें यह बहुत ज़्यादा सूट करेगा शरद पवार अगर वो खेमा छोड़कर इधर आ जाते हैं। और ये सिर्फ इस लिहाज से सूट नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में आपको, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के चुनाव में आपको फ़ायदा होगा, बल्कि इस लिहाज से ज़्यादा सूट करेगा कि अगर शरद पवार जैसे नेता अपोजिशन का गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो फिर उस गठबंधन की वैसे ही हवा निकल जाएगी। और उस लिहाज से इतनी सारी कवायदें की जा रही हैं, जिसको अपोजिशन के ही नेता अब इतनी ज्यादा हवा दे रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद शरद पवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी और उस गठबंधन के लिए भी कितनी मुसीबत होगी। आपसे ये जानना है हमको देवेंद्र, आपने ये तो आप पहले बता चुके हैं दर्शकों को कि बीजेपी आतुर है लाने के लिए शरद पवार इधर आ जाएं। इसमें कोई दौर। आपने ये भी बताया कि अजीत पवार से बार बार कहा जा रहा है इनको कि इनको बुलाओ, और ये भी मनाओगे कि वो अपोजिशन की बैठक में ना जाएं। शरद पवार ने हाँ नहीं की, ये तो हम जानते हैं, क्या ना भी नहीं की है? बिल्कुल सौरभ, उसमें एक चीज मैं अगर बताऊं कि बीजेपी के एक बड़े नेता से पिछले दिनों हमने ये पूछा कि शरद पवार से जो बातचीत हो रही है, शरद पवार का जो स्टैंड है, उस स्टैंड से आप लोग क्या मतलब निकालते हैं? तो उनका ये कहना था कि भरोसा नहीं होता कि शरद पवार जो कह रहे हैं वो करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या करेंगे और जो करेंगे उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। और सौरभ, इस चीज़ को आप 2013 और 2014 के शुरुआती महीनों में, यानी कि मार्च के महीने तक लेकर जा सकते हैं। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे, और दिल्ली में जो उनकी मुलाकात हुई थी राजनाथ सिंह के साथ, शरद पवार के साथ, और दो नेता और थे उसमें, जिसमें एक एनसीपी के नेता थे, एक बीजेपी के नेता थे। उस मुलाकात से लेकर अब तक अगर शरद पवार की बात करें तो उनके स्टैंड को लेकर बीजेपी के नेता एकदम से श्योर नहीं हो पाते, लेकिन वो ये चाहते जरूर हैं कि शरद पवार उधर से इधर आ जाएं। शरद पवार की रणनीति ऐसी नजर आती है कि वो अपने पत्ते अंतिम समय तक नहीं खोलना चाहते। प्राथमिकता अभी उनकी यही है कि सुप्रिया सुले को ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करें। सारे पत्ते तो वहां चले गए
जितने हाथ में थे, अब शरद पवार क्यों नहीं खोल रहे अपने बाकी बचे पत्ते, ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों इतने परेशान है? ये ज्यादातर बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं कि शरद पवार चले जाएंगे, अजित पवार ले जाएंगे। देखिए, 2 जुलाई को जब अजित पवार शिंदे सरकार में जब शामिल हो गए थे, उसके बाद से 6 बार अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग हो चुकी है। 6 बार इनकी बैठकें हो चुकी है। 2 बार ये बारामती में इनकी बैठक हुई थी परिवार के सदस्यों के साथ, जिसमें पूरा पवार परिवार शामिल था। उसके बाद और कहा जा रहा है कि उस परिवार के बड़े वर्ग ने शरद पवार से ये कहा है कि आपको अजित पवार का सपोर्ट करना चाहिए। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सुले का अभी भी स्टैंड कांग्रेस के साथ में है और वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती है। इसलिए शरद पवार बेटी और भतीजे के बीच में बटे हुए। इसके अलावा अजित पवार की एक अभी जो मुख्यमंत्री बनने की मंशा, उनका पूरा ध्यान अभी 16 विधायक की जो अयोग्यता का मामला एकनाथ शिंदे के साथ लटका हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला लेना है। अगर वो उनके खिलाफ जाता है, जिसकी संभावना लगभग नगण्य है क्योंकि स्पीकर उनके खिलाफ फैसला लेंगे नहीं, अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर उनके खिलाफ आता है, जो शिवसेना जा रही है, तो उस स्थिति में अजित पवार मुख्यमंत्री बनने की संभावना अपने लिए देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी टूट के चली गई है। समाजवादी पार्टी ने, राजू शेट्टी ने जब जो तीसरा मोर्चा महाराष्ट्र में बनाया, उसके अंदर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की चली गई है। उसने गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा अभी जब विपक्ष के नेता की जब बात चल रही थी अजित पवार के जाने के बाद, तो शरद पवार चाहते थे कि कांग्रेस जितेन आव्हाड को, उनका जो एमएलए, उसको विपक्ष का नेता बनाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस ने विजय वट्टीवार का नाम आगे बढ़ाया, तो शरद पवार ने कहा कि विजय वट्टीवार को आप विपक्ष का नेता बनाओगे तो आपका प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी विदर्भ से आते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन नहीं हो पाएगा, दोनों विदर्भ से आएंगे। कांग्रेस के वही विजय वट्टीवार अब कह रहे हैं। हाँ, और वो दोनों ओबीसी के लीडर हैं। तो शरद पवार है। चाहते थे कि दोनों ओबीसी लीडर बनाने से बेहतर ये है कि आप किसी मराठा को सीधे सरल भाषा में कहें, क्या ये शरद पवार पर दबाव बना रही है विपक्ष, खास कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर? शायद उद्धव ठाकरे पीछे से कर रहे हैं ऐसी बातें संजय राउत के जरिए कि 31 तारीख को जो बैठेगा, 31 जुलाई और 1 अगस्त को जो 31 अगस्त उससे पहले कुछ ना कर बैठे, उसके पहले एक बड़ा खेल कर दे, शरद पवार को ले आए, तो जिससे उनकी वहां की बैठक नहीं हो पाए या एक बड़ा मैसेज इंडिया में चला जाए और वो टूट जाए। मुझे लग रहा है बीजेपी की ये कोशिश है कि 31 के पहले शरद पवार निर्णय ले लें। सवाल यह है कि आप सेटल करें एक बार में, या शरद पवार की सेटल कर दें या बीजेपी कह दे भाई ऐसा, या कांग्रेस पार्टी बाकी एमबीए के लिए लोग ही मान लें कुछ। ये शरद पवार की रणनीति को सौरभ कभी सूट नहीं कर सकता और ये उनकी प्रवृत्ति नहीं है, ये उनकी प्रकृति नहीं है। हालांकि एक समीर जी, जो आप बात कह रहे हो कि सुप्रिया सुले नहीं चाहती, सुप्रिया सुले शरद पवार की पॉलिटिक्स को कैसे डिक्टेट कर सकती हैं? सुप्रिया सुले की इतनी राजनीतिक समझ लगती भी नहीं है। मतलब जो दिखता है पार्लियामेंट के उनके परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ऐसा लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा शार्प हो। मैं आपको एक दिलचस्प सौरभ बताऊं कि कई बार तो पार्लियामेंट के हाउस के अंदर लोकसभा की कार्रवाई जब चल रही होती है, जैसे इस बार भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा के दरमियान मैंने उनको देखा कि उनका जो पैकेट था उसमें से अलग अलग बिंदी निकाल के वो लगातार ट्राई कर रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे कि देश की सांसद अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है और वहाँ पे वो अपनी बिंदी चेंज करने में मशगूल हैं। तो इससे ये तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता कि सुप्रिया सुले तय कर रही होंगी कि आपको बीजेपी के साथ नहीं जाना है। सुप्रिया सुले के दोस्तों की भी बात करें तो दिल्ली में जब वो रहती हैं तो उनके अधिकांश जो दोस्त हैं वो बीजेपी के सांसद ही हैं। ये निश्चित तौर पे शरद पवार की एक रणनीति जो रहती है कि अंतिम समय तक वेट करो, अपने पत्ते नहीं खोलो, जो सबसे बेहतर ऑफर आएगा उसके साथ जाएंगे। ये सारी ऑफर करने के लिए दूसरे पक्ष के पास है क्या? सामने से क्या ऑफर है? इधर जो ऑफर है एक ही तरफ से, बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ से नहीं। उधर से ऑफर ये है कि जैसे शरद पवार की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं ये रहती है कि कल को अगर अपोजिशन का कोई बड़ा रोल मिले तो उसके लिए वो आगे हैं, जो कि बीजेपी के में ये तय करते वक्त क्या शरद पवार साहब को आयु का कोई बोध नहीं होता होगा? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। वैसे तो हम लोग हिंदू परंपरा में कहते हैं ना कि एक समय के बाद तो वो जो मोह माया होती है उससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर होता तो ये जो शरद पवार कर रहे हैं या आज जिस स्थिति में वो पहुंच गए हैं, कम से कम वो स्थिति हम लोगों को नहीं दिखती। महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े अच्छे से समीर जी समझते हैं, बहुत कुछ किया इन्होंने, तो पुस्तक भी वहां की राजनीति पर लिखी है। देवेंद्र जी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, जान रहे हैं क्या कुछ है। हम लोग भी थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। शरद पवार ने राजनीति ही भ्रम की, उनकी पूरी राजनीति भ्रम पर टिकी हुई है कि सबके दिमाग में रहे कि ये क्या करने वाले, और उस भ्रम की राजनीति से उन्हें खूब लाभ हुआ।
और जो अजीत पवार ने कहा था वो एक तरह से कहें कि उस दिन सचमुच का वो रूप था जो चौहान सेंटर में शरद पवार बोल रहे थे और मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट में। लेकिन उसके बाद फिर दोनों अपने उसी अंदाज में आ गए जो उनका मूल स्वभाव है कि भाई भ्रम की राजनीति बनाकर रखो, और आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उनकी स्थिति को जरा समझें। वो जिस आयु में है, मोह माया छोड़ नहीं पा रहे हैं, लोभ छोड़ नहीं पा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि एक बड़ा नेता है भाई हमारे साथ बना रहे, और भाजपा को लगता है कि अगर इस अवस्था में रहेंगे तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है। हम करना क्या है? अगर आपको केवल अपनी बेटी का फ्यूचर ही सिक्योर करना है तो उसके लिए भी कोई फैसला करना पड़ेगा ना, करें फैसला, जिस ओर भी जाना है तय करें। ये क्यों लटका के सबको रखा हुआ है? उनको फैसला करना है, लेकिन आज की स्थिति में वो फैसला कर नहीं सकते हैं। ये दिख भले रहा है, सबको लग रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, सबको अब वो शरद पवार की स्थिति नहीं कि वो फैसला करेंगे। कुछ फैसले कुछ लोगों ने किए हैं, उसमें आप अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं क्या, ये फर्क समझिए आप। आज वो एकोमोडेट होंगे, ठीक है, कहा जाएगा कि पवार साहब, लेकिन वो एकोमोडेट होने की स्थिति में खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। चलिए, महाराष्ट्र के पावर प्ले पर आगे भी बात होती रहेगी क्योंकि ये किस्सा अभी खत्म होता दिखाई दे नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहां मची हुई है तबाही, लगातार लैंडस्लाइड, लगातार भूस्खलन, लगातार दरकते पहाड़ और जगह जगह तबाह होते लोगों के घर। ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं किसी का मन विचलित हो जाए, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हम अगर विजुअल्स हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर लोगों के घर बिखर रहे हैं। खाली कर देते नीचे आ रहा है वो देखो। आप समझ सकते हैं क्या बीत रही होगी वहां पर लोगों पर। और बहुत से जाने गई हैं जिनके लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, हर जगह से इस किस्म की खबरें आ रही हैं और ये लगातार चल रहा है सिलसिला। खास करके हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड से भी कुछ कुछ खबरें आती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो जबरदस्त तबाही है। राजधानी शिमला से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब वहां पर केवल राज्य की सरकार नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी पूरी तरह मिलकर एक कवायद कर रही है कि पूरी तरह कैसे लोगों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कैसे लोगों को बचाया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें, हेलीकॉप्टर्स के जरिए बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। जेसीबी मशीनें, चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हुए हैं जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं, युद्ध के लिए तैयार किए, हमने खरीदे हैं। इनका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए किया जा रहा है। हैवी मशीनरी को क्योंकि ये लिफ्ट कर सकती हैं, तो वो हैवी मशीनरी जो है वो इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाई जा रही है प्रभावित इलाकों तक। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने गृह मंत्री को फ़ोन किया, कहा कि इस वक्त ये बड़ी आपदा है जो हिमाचल प्रदेश पे आई है और इसमें सबकी ज़रूरत, सहयोग की और मदद की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि बड़ी प्रोएक्टिवली इस पर केंद्र सरकार भी अब काम कर रही है, राज्य की सरकार भी लगी हुई है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी पूरा निर्देश है कि कोई कसर ना रखे, जो भी मदद मुमकिन है वो होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के निवासियों की। बाकी आपको देवेंद्र बताएंगे क्या परिस्थितियां और किस तरीके से वहां अभियान चल रहा है। सर, शुरू में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया था जब पहली बार ये क्राइसिस शुरू हुआ था, इस दौर की अगर बात करें तो जुलाई के महीने में। फिर अगस्त के महीने में हिमाचल के मुख्यमंत्री जब दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने का भी समय दिया था और उनसे पूरा आकलन लिया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आई है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की तरफ से किस प्रकार की मदद की दरकार है। और एक बड़े ऑफिसर का ये कहना था कि पीएम मोदी ने उनसे कहा था, उस मुख्यमंत्री से, कि आपको इस समस्या को सिर्फ तात्कालिक रूप में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझना होगा कि ऐसी समस्याएं अगर आ रही हैं तो इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जाहिर तौर पे अगर वहाँ के इकोलॉजी के साथ आप इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं जो किसी भी पहाड़ी राज्य के साथ हो रहा है, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी ही, उसका सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। फिलहाल की समस्या के लिए पीएम मोदी ने एयरफोर्स को लगातार अलर्ट रहने को कहा है, एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया है, गृहमंत्री अमित शाह को कहा है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप हमें बताएं। लेकिन जाहिर तौर पे जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि कितनी भयावह स्थिति है
चीनूक हेलीकॉप्टर को लगाए जाने के पीछे सौरभ, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि हेवी मशीनरी को वो देखिए, हाँ जी, carry देखिए कर इस वक्त सकती वो है। तस्वीर है सामने स्क्रीन पर जी वो तस्वीर दिखाइए फिर दोबारा, कैसे जेसीबी मशीन को लेकर के हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा है हवा के अंदर। तो आप समझ सकते हैं, दूसरी तस्वीर है वो जो आपने इससे पहले चलाई थी। हैवी मशीनरी को लेकर के चीनूक हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, ये देखिए हवा में जेसीबी मशीन लिए हुए जा रहा है हेलीकॉप्टर। इस कदर मदद की जा रही है हिमाचल प्रदेश की, इससे हमको अंदाजा लगता है। और बिल्कुल साहब, और सीधे सीधे एयरफोर्स को अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया था कि जो भी ज़रूरत है आप वहाँ पर भेजें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुर्गम इलाका होता है और एक तरफ अगर मलबा कहीं गिर गया तो वहाँ तक फिर सड़क मार्ग से कोई मदद नहीं पहुँचाई जा सकती, और वैसी मशीनों को लेके जाने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। और उस लिहाज से एयरफोर्स को पूरे तरीके से एक्शन मोड में रखा गया है। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि प्रकृति की स्थिति इतनी भयावह रूप और रौद्र रूप दिख रहा है कि वो समस्या ज़रूर आ रही है प्रशासन के लोगों को कि तुरंत से कुछ राहत का काम वो कर सकें। जी, जहाँ सड़क ही ना बचे वहां आपको राहत पहुंचानी, और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस पर एक, जैसे देवेंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की भी ये सोच है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है, इसके लिए एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक और होलिस्टिक सोच होनी चाहिए कि अब आपको करना क्या है हमारे पहाड़ों का, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो। नहीं, देखिए मतलब किसी भी आपदा में राहत को लेकर नरेंद्र मोदी जी का एक जो दृष्टिकोण है वो हम अलग अलग समय पर देख चुके हैं, और वो बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच रहता है। लेकिन कई बार जब राज्य सरकारों की बात आती है तो वो उस तरह से इक्विप्ड हैं या नहीं, ये सवाल बार बार खड़ा होता है, विशेष करके जो पहाड़ी राज्य हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी ऐसे पहाड़ी राज्यों के साथ एक मीटिंग करके एक कोई ऐसा कार्यदल बनाना चाहिए जो वो देखे कि इन राज्यों में जिस तरह के विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें कैसे दोनों के बीच का संतुलन, क्योंकि ये कोई एक दो बार की खबर नहीं है, ये नियमित तौर पर ये वीडियो जाते हैं और हर बार हमें डराते हैं, दहलाते हैं। उस राज्य की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन जीवन सुरक्षित रहे, ऐसी स्थितियां न पैदा हो, ये सबसे जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।